नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस की। मैं हूं मनोज सैनी। आज इसी को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे भी ऑलरेडी आप कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक नई मुसीबत आन खड़ी हुई है और वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सवाल यह है कि आखिर क्या है ब्लैक फंगस, कहां से ये ब्लैक फंगस हमारे बीच में आ गया, क्योंकि अभी तक तो हम कोरोना की जंग से लड़ रहे हैं। 4 महीने बाद ब्लैक फंगस के कई मामले दिखाई दे रहे हैं। बात देश के अलग अलग राज्यों की करें तो वहां से भी इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और ये एक ऐसा फंगल डिसीज है जो म्यूकार्माइटिस नाम के एक फंगाइल से होता है। ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती हो या शरीर की दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम करती हो। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या है, जरा इसकी तरफ भी हम निगाह डाल लेते हैं। शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना, साइनस कंजेशन, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव होना। फंगस कितना खतरनाक, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, यानी ये फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में कम्युनिकेट नहीं होती, बल्कि सीधे तौर पर यह फैलता है। इसके 54% मरीजों की दर्दनाक मौत के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत मुश्किल होता है इनको बचा पाना। शरीर में इन्फेक्शन कहाँ है, उससे मोर्टेलिटी रेट बढ़ा या घट सकता है। ऐसी कई तरह की चर्चाएं इस वक्त चल रही है। लेकिन ये फंगस है क्या, और जैसे ही इसकी खबरें आई है तो डॉक्टरों का क्या कहना, जरा सुनिए। अलग अलग डॉक्टरों से आप सुनाते हैं। आपको ऑन एट एवरेज हमारे पास 3 से 4 पेशेंट रोज आ रहे हैं। कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इंदौर के हैं, उनमें ये पेशेंट भर्ती भी हैं। तो अंदाजे बात करें तो 35 से 40 पेशेंट हमारे पास अभी हैं जिनका ट्रीटमेंट अलग अलग अस्पतालों में, जरूरी नहीं कि हमारे अंडर, अलग अलग विशेषज्ञ के अंडर चल रहा है। ईएनटी साइनस सर्जरी तो ऑलमोस्ट हर पेशेंट की हो चुकी है, जिसमें साइनस क्लियरेंस किया जाता है और वो डेली बेसिस पे साइनस की वॉश भी कर रहे हैं। बाकी एज फार एज आई रिमूवल इज कंसर्न, आई रिमूवल ये टर्म इस्तेमाल करने से अच्छा हम उसको ऑर्बिट रिमूवल कह सकते हैं। ऑर्बिट रिमूवल सर्जरी जो है ये बहुत इनिशियली हमने प्लान किया कि बहुत कम लोगों में ये करना पड़े, तो जितना हो सके हम ये सर्जरी पोस्टपोन करते जा रहे थे टू सेव द आई ऑफ द पेशेंट। पर अब जो कि इन्फेक्शन स्प्रेड बढ़ रहा है तो ऑलमोस्ट हफ्ते के 2 से 3 पेशेंट में हमको ये सर्जरी करना पड़ रहा है। इंदौर में मेरे अरविंद अस्पताल में करीब 7 पेशेंट आए हैं, 7। और बेसिक इसमें प्रॉब्लम यह हो रही कि जिनको कंटिन्यूस कार्टिसोन के इंजेक्शंस लग रहे हैं हाई डोज में, उनको डायबिटीज़ बढ़ जाती है और फिर उसके बाद ये फंगस जल्दी ग्रो हो रहा है। एंड इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं खास। एक तो ये है कि जो ह्यूमिडिफायर्स लगे हुए हैं उसमें हमको डिस्टिल वाटर डाल के ही यूज़ करना चाहिए, टेप वाटर या कोई दूसरा वाटर नहीं डालना चाहिए। तीसरा ये कि वो जो नेज़ल कैनुला या मास्क है उनको रेगुलरली हर 4-5 घंटे में या तो सैनिटाइज कर दें या किसी केमिकल से साफ़ कर दिया करें, तो ये प्रॉब्लम ना आए। सॉल्यूशन निकाला है कि जो नेज़ल स्वैब जो है उसकी बजाय हम नेज़ल स्क्रैपिंग लेके और इसको फंगस को देख सकते हैं, बाय पैथोलॉजिस्ट अपने उसको स्टेन करके देख सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि अर्ली डायग्नोस कर लेंगे तो लोगों को ये तकलीफ नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कई पेशेंट ऐसे आए हैं जो लेट आए हैं और वो बेहोश हो गए हैं या फिर उनको इन्फेक्शन इतना बढ़ गया है कि हम ठीक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो महीनों उनको अस्पताल में रहना पड़ रहा है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी काम है। आंखों की रोशनी भी जा रही है। हाँ, वो तो आँख और नाक के थ्रू दोनों में से हो रहा है। आँखों वालों के लिए तो बहुत जल्दी पिकअप हो जाएगा, बिकॉज अब रेगुलरली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को राउंड लगाने के लिए बोल दिया है। और तीसरा पार्ट ये है कि अभी एक और पार्ट है कि कार्टिसोन घर पे भी लोग बहुत ज़्यादा दिन तक खा रहे हैं, उनको अपनी शुगर कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो मेरी ये अपील है जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं या जिनको कोरोना के दौरान डायबिटीज़ हो गई है, उनने अपनी डायबिटीज़ बहुत स्ट्रांग कंट्रोल करना चाहिए एंड इनका HbA1c 6 से नीचे रहे, ये उनको काम करना है। तो आपने सुना कि डॉक्टर क्या कह रहे थे। डॉक्टर का मकसद यही था कि ब्लैक फंगस एक नए तरह का इन्फेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ये पहले भी होता रहा, लेकिन बीते कुछ दिनों में इसके मरीजों में इजाफा हुआ है। इसकी संख्या धीरे धीरे कर बढ़ रही है। खासकर उन लोगों को ये अपना शिकार बनाता है जो शुगर से पीड़ित है या जिसकी शुगर बहुत ज्यादा है। चलिए, मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर राजेश शर्मा जुड़ रहे हैं, नामदा ग्रुप के संचालक है, उनसे ही बात कर लेते हैं। स्वागत है डॉक्टर राजेश शर्मा।
ये ब्लैक फंगस, अभी तक हम कोरोना से जूझ रहे थे, कोरोना महामारी से, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ब्लैक फंगस नया वायरस दिखाई दे रहा है और ऐसा कहा जा रहा है ये सीधे तौर पर आंख पर असर डालता है और डेंजरस भी है। मनोज जी, अभी जो आने वाला समय है, क्योंकि ये कोविड जो है ये ऐसी कोई जो संक्रमण है कोविड का, ये एक ऐसा संक्रमण आया है जो 2020 में ही हमारे ग्लोब में आया है, विश्व में आया है, विश्व महामारी के रूप में। और धीरे धीरे जो है कोविड के जो स्टडीज हो रही हैं, रिसर्च हो रही है, एक के बाद कई चीज़ें सामने आते जा रही हैं। और इस बार ये जो दूसरी जो लहर आई है, ये इतनी विचित्र लहर है, इसके बारे में अभी जो है साइंटिस्ट जो तथ्य निकालने शुरू करेंगे, तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इसमें इतने आश्चर्यजनक सत्य आने वाले हैं। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर मैं देखता हूँ तो ये लहर फिलहाल भारत में ही है, हमारे अड़ोसी पड़ोसी और एशिया के दूसरे देशों में बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि क्या ये कोविड जो है मानव रचित वायरस है? बहुत समय से इस बात पे ध्यान जा रहा है और आज जो है ये चर्चा भी शुरू हो चुकी है कि हो सकता है कि ये प्रोग्राम्ड वायरस जो है, जो चाइना ने जानबूझ के एक बायोवार छेड़ दिया हो ग्लोब में, इसके पीछे भी जो है अभी संभावना व्यक्त की जा रही हैं, जिसका हो सकता है कि कुछ समय के बाद में ये भी सामने एक नया तथ्य निकल के आए। तीसरी बात ये है कि कोविड ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस कितनी है, इसकी तो अभी सीरीज आने वाली है। अभी तो साइंस उन तथ्यों को सामने करती है जब वो 8-10-15 हजार केसेस पे एक ही फैक्ट को जांच लेती है, पड़ताल कर लेती है, उसके बाद वो फिर साइंस जो है वो तथ्य को सामने रखती है एविडेंस के साथ। अभी फिलहाल जो इस पे खोज होना बाकी है और अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा आने वाली हैं। ये जो ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, ये वायरस नहीं है मनोज भैया, ये फंगस है। जिस तरह से हम अपने शरीर में जब भी कोई वायरस अटैक करता है और हमारा शरीर जो है वायरस के लड़ने में लग जाता है और उससे हमारा जो रक्षात्मक जो प्रणाली है वो कहीं कमजोर होती है, और उसी वक्त शरीर में व्याप्त जितने बैक्टीरिया हैं, लाखों करोड़ों अरबों बैक्टीरिया जो हैं, जो आसमान में है, हवा में है और शरीर में है, वो उस कमजोरी का फायदा उठा के वो भी हावी हो जाते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल भाषा में सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। जी। तो वायरस में जो ये एंटीबायोटिक दिया जा रहा है, जो एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सी और जो भी सब देते हैं हम, जो है वो इसीलिए दिया जाता है कि वायरस से लड़ने में हमारी बॉडी जब इंगेज हो गई और कमजोरी पाके बाकी जो व्याप्त जो शरीर के अंदर ऐसे इन्फेक्शन है, ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो अदरवाइज कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इस अवस्था में वो वायरस, वो जो विषाणु है, बैक्टीरिया है, वो कहीं हावी ना हो जाए, इसलिए एंटीबायोटिक दिया जाता है जी। इसी के साथ साथ में अब जो ये देखा गया है, जो ब्लैक फंगस की बात करें, जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, ये एक प्रकार का फंगस है। ये फंगस ऑलरेडी ऐसे सड़े गले फलों में, सब्जियों में, हवा में, ठीक है, इस तरह के पानी में भी रहता है। और खास करके जो पेशेंट बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन के मास्क पे रहता है, ये फंगस कहीं से भी उसके शरीर में आ सकता है जी। और जैसे ही उसकी बॉडी कमजोर हुई, क्योंकि उसकी बॉडी ऑलरेडी कमजोर है और पेशेंट अगर डायबिटिक है तो उसकी इम्यूनिटी भी वीक है, और वैसे ही हम जो है इस कोविड से जान बचाने के लिए स्टेरॉइड का भी प्रयोग कर रहे हैं और स्टेरॉइड से भी इम्यूनिटी लो होती है। डॉक्टर साहब मेरे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर भागेश पूरी जोड़ रहे हैं मेरे साथ इंदौर से इस वक्त। डॉक्टर भागेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए मैं फिर जो जी, डॉक्टर साहब अपनी बात पूरी कीजिएगा। डॉक्टर राजेश शर्मा। तो मैं मनोज जी कहना चाहता हूं कि ये जो जितने भी, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, चाहे वो दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये सारे के सारे अपॉर्चुनिटिस्टिक जो बैक्टीरिया हैं, ये बिल्कुल हावी हो सकते हैं उस बेचारे कोविड के पेशेंट पे जो ठीक होके गया है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, और उस पर ब्लैक फंगस एक ऐसी एक ये भी एक प्रकार से एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बहुत ईजिली अभी फिलहाल जो है ENT के एरिया में, जो ईयर, नोज और थ्रोट के एरिया में जो है ये फंगस का प्रभाव बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। चाहे वो डेंटल, हमारे कुछ साथी हैं डेंटल साथी, उन्होंने तो 1-1.5-2 महीनों से ही ये देखना शुरू कर दिया था। अचानक जो है हमें जॉ में, मैंडिबल, जबड़े पे जो है ये फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से देखने को मिलता है, पूरा मैंडिबल खत्म हो जाता है। जी। नोज के अंदर। डॉक्टर साहब बने रहिएगा मेरे साथ इस वक्त। डॉक्टर भागेश पारे जुड़ रहे हैं, पोरे साहब जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बात। डॉक्टर भागेश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? डॉक्टर साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है?
हाँ बोलिए। जी जी। मैं आपसे यही समझना चाह रहा था, इंदौर में कुछ केसेस देखे गए हैं ब्लैक फंगस के। क्या है ब्लैक फंगस? जैसा डॉक्टर राजेश भी मेरे साथ जुड़े बता रहे थे वो, लेकिन कितना डेंजरस है और इससे कैसे बचा जाए? आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं चैनल से बात कर रहा हूं आपसे, कौन सी चैनल से? IND24 चैनल से आपसे मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भागेश। मैं समझना चाह रहा था आपसे, तमाम सारे दर्शक आपको देख रहे होंगे, जुड़े हैं आपसे, समझना चाह रहे थे ब्लैक फंगस के बारे में। हाँ हाँ हाँ। तो ब्लैक फंगस जो है ये म्यूकरमाइकोसिस इसका नाम है। जी बोलिएगा आप। हेलो। हाँ, जी। और जो पोस्ट कोविड पेशेंट में जिनकी शुगर बढ़ी हुई आ रही है ना, उनमें ये फंगस साइनस में पाया जा रहा है, साइनसिस में। और साइनस से ये फंगस ऑर्बिट में स्प्रेड होता है आँख के पीछे, और फिर पेशेंट आँख का घुमाव बंद होके या नजर खत्म होके हमारे पास पहुंच रहे हैं, जिनको इमीडिएट बेसिस पे शुगर कम करके साइनस सर्जरी एडवाइस किया जाता है। जी। और साइनस क्लियर होने के बाद इनको एंटी फंगल दवाई पे रखा जाता है। और मीनवाइल आंखों का रेगुलर जांच होता है, और जहां पता चलता है कि इन्फेक्शन आंख के पीछे एडवांस स्टेज में आ चुका है, उस समय इनकी आंख निकालने का भी डिसीजन हमको मजबूरी में लेना पड़ता है। जी जी। और बहुत ज्यादा कुछ केसेस में ये जानलेवा भी साबित हो रहा है, क्योंकि जैसे ही इन्फेक्शन का स्प्रेड बहुत फास्ट है, तो जैसे ही ये ब्रेन में पहुंचता है तो फिर वो जानलेवा साबित होता है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब ये आया कैसे? मतलब अभी हम लोग कोरोना के संकट से ऑलरेडी जूझ ही रहे हैं, क्या ये उसी का कोई दूसरा एक ये कहा जाए, उसी के कारण एक इन्फेक्शन कहा जा सकता है इसको, या कुछ और थोड़ा समझना चाहेंगे? हाँ, इसमें ऐसा है कि ये जो म्यूकर जो है ना, वैसे ये बीमारी पुरानी ही है, ये कोई नया बीमारी नहीं है। और ये जिस भी पेशेंट में है उसी पेशेंट तक सीमित रहता है, ये स्प्रेड होने वाली बीमारी नहीं है जैसे कोरोना जैसी। अब ये पुरानी बीमारी का जो इंसिडेंस है, जो नंबर ऑफ केसेस है, ये एक समय में बहुत कम आते थे, बहुत कम। मतलब साल में 4-5 केस देख लिए बहुत हो गए ऐसे। इवन पिछले साल भी जो कोरोना इन्फेक्शन था उसमें भी महीने में 1-8 केस इस प्रकार का आता था, जिसको कि कोरोना ट्रीटमेंट में शुगर बढ़ने से। अब कोरोना ट्रीटमेंट में कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे पेशेंट का शुगर रेज हो जाता है जी। पर अब वो दवाइयाँ लाइफ सेविंग के लिए देना जरूरी है, तो वो देते हैं। उससे शुगर बढ़ने के बाद जो ये म्यूकर है फंगस, जिसका नाम म्यूकर है, ये म्यूकर ऑलरेडी अपने साइनस के अंदर ही रहता है। सभी नॉर्मल व्यक्तियों के अंदर साइनस के अंदर ये बैठा रहता है, पर ये एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर सकता। पर जहाँ इनकी शुगर अनकंट्रोल बढ़ जाती है 300, 400, 500 ऐसी, तो फिर ये इसकी एक्टिविटी शुरू होकर ये साइनस में फर्स्ट बना देता है। जी जी। अब ये फंगस की खासियत ये है कि ये बहुत फास्ट ग्रोइंग और जान का खतरा बनाने वाला फंगस है ये। जी, चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा डॉक्टर साहब, मैं कुछ और मेरे सवाल आपसे रहेंगे। डॉक्टर श्वेता बालिया भी मेरे साथ जुड़ रही है, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। डॉक्टर श्वेता, आपको मेरी आवाज मिल रही? स्वागत है आपका। आ रही। जी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ब्लैक फंगस को लेकर डॉक्टर भागेश भी मेरे साथ जुड़े थे, वो भी बता रहे, डॉक्टर राजेश भी जुड़े, लेकिन क्या क्या है ये और कितना डेंजरस है? जैसा बता रहे हैं कई दफा ये दूसरी तरफ भी हमें ले जाता है, और अभी बता रहे थे डॉक्टर साहब कि पहले बहुत कम ये दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या ये माना जाए जिस तरह से कोरोना की जो अलग अलग मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं, क्या उसका असर है ये? मैं बताऊँ डॉक्टर श्वेता, मैं बोलूँ? हाँ जी हाँ, आपसे ही मेरा सवाल था मेरा। जी देखिए, अलग अलग मेडिसिन नहीं, जिसमें भी अनकंट्रोल्ड शुगर हो जाती है वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है म्यूकर के बढ़ने के लिए। ठीक है, तो स्टेरॉइड का अभी जो कुछ पेशेंट्स हैं वो ओवर द काउंटर अपने आप ही कि हमें कोरोना हो गया है और केमिस्ट से जाके शॉप बिना डॉक्टर के सुपरविजन में दवाइयाँ लेके खाना शुरू कर देते हैं विदाउट मॉनिटरिंग शुगर। ठीक है, कि उनका क्या शुगर प्री कोविड कितना था, दवाइयों खाने से कितना बढ़ रहा है। अगर प्रॉपर डॉक्टर के अंडर ट्रीटमेंट होगा तो अगर शुगर स्टेरॉइड से बढ़ भी रही है तो उसके साथ एंटी डायबिटिक ट्रीटमेंट भी शुरू किया जाएगा। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट ओवर द काउंटर जाके केमिस्ट से जाके कि हमें कोरोना आया है, आप दवाई दे दीजिए, वहां से भी डायरेक्ट बहुत सारे पेशेंट्स लेके चले जाते हैं। तो एक तो ये है कि एम्फेसाइज किया जाना चाहिए कि स्टेरॉइड हमेशा फिजिशियन की कंसल्टेशन में ही शुरू किया जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली। दूसरा, जैसे डॉक्टर भागेश कोरे ने बताया कि म्यूकर हमारे साइनसेस में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है,
पर कोविड के टाइम पे हमारे अंदर के ऐसे चेंजेस आते हैं, जैसे न्यूट्रोपीनिया हो जाता है, हमारे ब्लड काउंट कम हो जाते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो उसमें ये म्यूकर बढ़ना शुरू हो जाता है जी। एंड ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फंगस है, एनारोबिक एनवायरनमेंट में जल्दी जल्दी बढ़ता है और ये नाक के थ्रू फैलता हुआ आंखों में और ब्रेन में पहुंच जाता है, और जब ब्रेन इन्वेजन हो गया तो 50% चांस होते हैं मोर्टेलिटी के। तो क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग है इन्फेक्शन, इसलिए इस पे नजर करना बहुत ज्यादा जल्दी, इसको ऑब्जर्व करना, इसको डायग्नोज करना, इसका ट्रीटमेंट एट द अर्लीस्ट शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अर्ली पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा, उसकी नजर को या उसकी जान को बचाया जा सकता है। जी जी। तो क्या डॉक्टर वालिया, क्या ये माना जाए कि शुगर पेशेंट जो भी है उसके लिए ज्यादा खतरा है इसमें? एक बार रिपीट करेंगे, क्या बोल रहे हैं? जो भी पेशेंट, जो भी मरीज है, यदि वो शुगर से ज्यादा शुगर उसकी बढ़ी हुई है या शुगर पेशेंट जो भी है, उसके लिए बड़ा खतरा है? जी, ये शुगर डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा मिल रहा है। जितने भी मैक्सिमम पेशेंट्स हैं वो उन सभी को 100% पेशेंट्स को शुगर है, या तो पहले से शुगर है या फिर वो रिसेंटली डायग्नोज डायबिटीज है। जी जी जी। आप बने रहिएगा मेरे साथ। डॉक्टर राजेश शर्मा भी जुड़े हैं, मैं उनसे भी समझता हूं। डॉक्टर राजेश शर्मा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बोलिए। जी जी। मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि इंदौर में तो केसेस दिखाई दे रहे हैं, आप भी एक बड़े ग्रुप को देख रहे हैं, इस समय तमाम मरीज आपके पास पहुंच रहे हैं, क्या भोपाल में भी ये दिखाई दे रहा है? कहीं ऐसा आया आपके सामने कुछ? बिल्कुल मनोज जी, ये जो है, ये जो समस्या है, ये बहुत कॉमन नहीं है जैसा हमारे पहले डॉक्टर साहब ने बताया था। लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे जो है, क्योंकि लगभग 2 महीने का फेज हो गया है, मार्च और अप्रैल और मई होने को आ गया, अब जो पेशेंट जो निकल के जा रहे हैं, और खास करके जो जीवन रक्षक दवाई, जो स्टेरॉयड जो उनको दी जाती है कोविड से बचने के लिए, लेकिन उसके साथ में उस दवाई का जो साइड इफेक्ट है, जिसके कारण उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, और उसी वक्त अगर ये जो फंगस है अगर उसके पहले से शरीर में विद्यमान है, तो वहाँ से जो है ये चीज़ निकल के आती है और वो बढ़ती है, नाक के पास बढ़ जाती है, उसकी आइज़ खराब हो सकती है या उसके ज़रिए ब्रेन पे भी जा सकती है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हर मरीज़ को ही जो पोस्ट कोविड है उसको ये समस्या हो सकती है, लेकिन हाँ, वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाता है जो डायबिटिक है, क्योंकि डायबिटिक है ऑलरेडी, उसकी इम्यूनिटी लो है, ऊपर से स्टेरॉयड दिए, स्टेरॉयड देने से हमेशा शुगर बढ़ती है। तो जब भी जो है, जो डायबिटिक आदमी है उसकी इम्यूनिटी लो होती है, स्टेरॉयड देने से उसकी इम्यूनिटी लो होती है। ऐसे में केवल फंगस ही नहीं, फंगस के कारण में अभी बहुत कॉमन देखा जा रहा है कि पोस्ट कोविड टाइफाइड बहुत ज्यादा हो रहा है। कोविड के बाद ठीक हुए नहीं, दोबारा बुखार आया, विडाल टेस्ट कराया, बहुत से लोग टाइफाइड के भी दिख रहे हैं। तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में ये म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस भी है, टाइफाइड भी है, और जो अचानक हार्ट अटैक हो रहे हैं ये भी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन का ही एक प्रकार है। तो मनोज जी, ये समझने की बात है कि कोविड ठीक होने के बाद निश्चिंत नहीं रहने का है। कोविड ठीक होने के बाद भी अगर आपको तुरंत कहीं हेडेक होती है या अचानक विजन कम होना दिखता है या हेडेक होना शुरू होता है, तो इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना बेहद आवश्यक है। जी जी, बिल्कुल आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। तो मैं बताऊं, दर्शकों को भी समझना पड़ेगा कि यदि आपको कहीं कोई ऐसा, जिस तरह के सिम्टम्स डॉक्टर राजेश बता रहे हैं, डॉक्टर श्वेता या डॉक्टर वागेश बता रहे हैं कि आपको कहीं आंखों में दिखना थोड़ा सा कम होता है या इस तरह आपको हेडेक होता है, तो आप इसको नॉर्मल मत लीजिए, आप डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से किसी फिजिशियन, किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए। और यदि आप मन से किसी डॉक्टर से सलाह ना लेते हुए आप अपने मन से कोई दवा ले रहे हैं, तो थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इस समय बहुत ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ी लाइन की तरफ आपको ले जा सकती है। तो बात डराने की नहीं है, बात समझाने की। डॉक्टर विवेक जोशी इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे साथ। विवेक जोशी साहब से समझ। डॉक्टर विवेक जोशी, ब्लैक फंगस की हम बात कर रहे हैं और जितना समझ पा रहे हैं कि एक तो ये कि शुगर पेशेंट्स जो भी है उसमें इसका खतरा ज्यादा है, लेकिन इससे बचा कैसे जाए? देखिए, एक जो चीज मैं ऑब्जर्व किया है मैंने इतने समय में कि पहले क्या हमारे पास में एक लिमिटेड ऑप्शन के हॉस्पिटल्स को कोविड डिनोट किया था, जिसमें काफी लिमिटेड हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल्स थे, तो एक थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज ऑफ स्टेरॉइड्स होता था उसमें। दूसरा ये होता है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल अपना शुगर का होना जरूरी होता है, जो 200 से कम रखना पड़ता है किसी भी टाइम पे जब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं।
अब हमको ये समझ में आया है कि जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने कोविड किया, डेफिनेटली हमको उससे ये सहूलियत मिली कि बहुत सारे बेड्स हो गए, बहुत सारे जो मरीज जो है पहले से ट्रीट हो गए जिनको समय से ट्रीट होना चाहिए था। बट उसमें तकलीफ हमको ये हुई है कि कोविड से अलग हटकर जो पहले निमोनिया होता था, इसमें हम लोग जो स्टेरॉइड की डोज बहुत ज्यादा यूज करते थे, 1 ग्राम दिन में 1 बार 2 बार 3 बार भी यूज करते थे। पर कोविड वाले पेशेंट्स में बहुत ही मिनिमम डोज 40 मिलीग्राम TDS, BD, SEC, मतलब कम डोज में काम हो सकता था। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स भी हैं जो इसको बेनता यूज कर रहे हैं और शायद डोज का मॉडिफिकेशन वो उस हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तो स्टेरॉइड का यूज पेरिफेरल लेवल पे बहुत ज्यादा हो रहा है जी। दूसरा ये है कि स्टेरॉइड यूज करने से शुगर बढ़ती है। तो बहुत सारे पेशेंट जिनकी कंटिन्यूसली 300, 400 या 500 शुगर बनी हुई है, ये प्रोन हो जाते हैं। दैट इज वन पॉइंट। तो एक तो वो बहुत जरूरी है कि समय से हम लोगों को शुगर कंट्रोल करना है। सेकेंड चीज जो होती है कि बहुत सारे पेशेंट्स में एक्चुअली ये म्यूकर माइकोसिस जो ब्लैक फंगस हम बोलते हैं, ये कमेंसल होता है नाक के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो रूटीन में ये हमारे फंगस रहती है नाक के आसपास, पर जब अपनी इम्यूनिटी बॉडी की कम होती है और डायबिटीज से इम्यूनिटी और कम होती है तो ये फ्लेयर अप होता है। और नाक का संबंध सीधे साइनसेस और कान से और उसकी तरफ ब्रेन से जुड़ा होता है। तो इस तकलीफ इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है कि जब साइनसेस में पूरा फैल जाता है और किसी तरह से ब्रेन में फैल जाता है तो उसमें ब्रेन की भी सारी कॉम्प्लिकेशन जुड़ जाती हैं। जैसे कि हम लोगों को एक रिसेंटली एक पेशेंट हमको मिले थे, उनमें आर्टेरियल इन्फार्क्ट हो गया था। तो जनरली कोविड के निमोनिया पेशेंट्स में DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये वेन्स में होता है, पर उसके अतिरिक्त म्यूकर माइकोसिस की वजह से वो हम लोगों को आर्टरी में भी थ्रोम्बस की वजह से ब्रेन में डैमेज हुआ था। तो इस तरह से ये कॉम्प्लिकेशंस काफी हैं। लास्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि जो हम लोग इसमें ऑक्सीजन के लिए फ्लोमीटर में पानी यूज करते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्टिल वाटर ईमानदारी से यूज होना चाहिए। और डिस्टिल वाटर नहीं करके आप थोड़ा बिस्लेरी वाटर भी एक प्योर यूज करते हैं तो उसकी फ्यूम्स अच्छी बनती हैं और उससे अपने को बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें कितना ध्यान दिया जा रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो हम ब्लैक फंगस या म्यूकर माइकोसिस से बच सकते हैं। लेकिन क्या डॉक्टर ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में, जैसा हम देख रहे हैं कि इंदौर की बात कर रहे हैं, आप भी इंदौर से आते हैं, काफी मरीज वहां देखने को मिल रहे हैं, तो क्या इसकी संख्या में इजाफा हो रहा है और धीरे धीरे कर ये भी आगे चलकर एक बड़ी चुनौती होगी हम सबके लिए? जी हाँ, ये मानना पड़ेगा आपको कि ये जो पहली लहर जो थी, पहला स्ट्रेन जो था, इससे ये डिफरेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टेरॉइड का यूज हम लोगों ने पिछली डॉक्टर विवेक जोशी साहब, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। मेरे साथ डॉक्टर जगदीश गुप्ता जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर जगदीश, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, स्वागत है आपका। हम समझना चाह रहे थे, ब्लैक फंगस को लेकर आपसे बात कर रहे थे और तमाम लोग भी आपसे जुड़े होंगे। एक तो ये कि बड़ा चिंता का विषय है, कोविड से ऑलरेडी हम जूझ रहे हैं और ऐसे में ब्लैक फंगस का एक नया इन्फेक्शन हमें देखने में आ रहा है, कैसे इससे बचा जाए? देखिए क्या है कि बेसिकली कोविड से जो इम्यूनिटी कम हो रही है, तो फिर जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें कोविड में स्टेरॉइड्स का यूज किया जाता है तो उससे इम्यूनिटी और कम हो जाती है। और ब्लैक फंगस ऑलवेज अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जहां उसको मौका मिलता है वहां ग्रो कर जाता है। तो होता क्या है कि यदि पेशेंट एडमिटेड है और वो ऑक्सीजन ले रहा है तो जो ऑक्सीजन की ट्यूबिंग्स रहती हैं उस ट्यूबिंग के थ्रू फंगस चला जाता है। क्योंकि पेशेंट की इम्यूनिटी कम है, उसकी शुगर बढ़ी हुई है, वो स्टेरॉइड पे है, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक जो म्यूकर माइकोसिस फंगस है ये बड़ी तेजी से ग्रो करता है, नाक से ग्रो करता है, साइनस में चला जाता है, ऑर्बिट में, आंख में चला जाता है और ब्रेन तक चला जाता है। तो ये बड़ी गंभीर बीमारी है जो कि यदि जिस कोविड पेशेंट को हो गई तो उसको उसकी आंख को बचाना और उसकी जान को बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमको बहुत सावधानियां रखना पड़ती है। कोविड के पेशेंट में उनकी शुगर बराबर कंट्रोल रहे, वो नाक से जब भी भाप या जो नेबुलाइजेशन लेते हैं तो उस समय उनकी जो ट्यूबिंग्स हैं वो काफी स्टाइल हों। अभी ये कोई अथेंटिक तो नहीं है, पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं कुछ पेशेंट्स में मिथाइलिन ब्लू, तो मिथाइलिन ब्लू से हम लोग नेबुलाइज करते हैं पेशेंट को, कोविड के पेशेंट को। तो मिथाइलिन ब्लू यदि यूज किया जाता है तो ये फंगस को भी मार देता है। तो ऐसा एक मतलब कोई अथेंटिक कहीं से भी वेरीफाई तो नहीं हो सकता है, पर कुछ लोग जो ऑक्सीजन का जो ट्यूबिंग्स रहती है तो ऑक्सीजन का जो रिजर्वायर रहता है जिसमें
ह्यूमिडिफिकेशन होता है, ह्यूमिडिफायर जो रहता है उसमें कभी कभी मिथाइलिन ब्लू डाल देते हैं, तो वो मिथाइलिन ब्लू उससे जब एयर आती है तो उस एयर में मिथाइलिन ब्लू की वेपर्स रहती हैं, तो वो इस फंगस को ग्रो होने नहीं देती है। पर ये कहीं से भी ऑथेंटिक नहीं है, पर ये हमने कई पेशेंटों में प्रयोग करके देखा है। तो किस्मत से हमारे कुछ पेशेंट जो हैं इस तरह की ब्लैक फंगस से बचे रहे हैं। ये ब्लड फंगस है तो बहुत खतरनाक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, और इसके इलाज में हमको काफी अच्छी वाली एंटी फंगल यूज करना पड़ती है, जो कि काफी महंगी भी होती है, और एम्फोटेरिसिन भी यूज करना पड़ती है, काफी महंगी भी होती है। और पेशेंट्स को इससे बचाने के लिए हमको तो मेन प्रिवेंशन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कोविड का पेशेंट है, डायबिटिक है, स्टेरॉइड्स पे है, तो उसकी शुगर अच्छी कंट्रोल रहे, और उसको एंटी फंगल, कभी कभी तो कुछ पेशेंट्स में हम जहाँ पे स्टेरॉइड चल रहे हैं एंटी फंगल टेबलेट्स हम चालू कर देते हैं प्रिवेंशन थेरेपी के रूप में भी। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर राजेश, आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे भी चाहूंगा कि अब ये जो नया चैलेंज आप लोग को सामने दिखाई दे रहा है, तो क्या इसके लिए आप करने जा रहे हैं? मनोज जी, मैं डॉक्टर जगदीश जी की बात से पूर्ण रूप से मैं इनका समर्थन करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी डॉक्टर भाई हैं, जितने भी कोविड अस्पतालों के संचालक हैं, मैं उनसे ये ज़रूर बात कहूँगा कि WHO ने भी इसकी अपने रिकमेंडेशन में मेथिलीन ब्लू को शामिल किया है, और अभी हम लोगों ने भी जो है मेथिलीन ब्लू को सुबह शाम हमारे मरीजों को पिलाना भी शुरू किया है। लेकिन हाँ, मेथिलीन ब्लू का बड़ा ही इम्पोर्टेंट इस्तेमाल है, लेकिन साथ ही है कि चूंकि ये बहुत ही सस्ती ड्रग है, तो हिंदुस्तान में जो सस्ता होता है उसकी वैल्यू उतनी कम आती जाती है। चलिए डॉक्टर साहब, अब मेरी अपनी भी मजबूरियां हैं, आप दोनों मेरे साथ जुड़े, और बाकी डॉक्टर भागेश और डॉक्टर श्वेता बालिया भी मेरे साथ जुड़ी थी। आप सब, डॉक्टर विवेक जोशी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक विस्तृत चर्चा का विषय है क्योंकि इसको समझना पड़ेगा, पर आपसे यही गुजारिश है कि यदि आपको शुगर बढ़ती है आपकी, या शुगर का जो लेवल है वो काफी हाई होता है, तो थोड़ा सा समझिए, ब्लैक फंगस वो आपके लिए एक चिंता बढ़ा रहा है, तो थोड़ा समझिए, संभलिए और अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको कहीं इस तरफ ना ले जाए। तो गुजारिश यही है कि ध्यान रखिए, डॉक्टर जो कह रहे हैं उनकी बातों को मानिए, और बाकी अस्पतालों को भी समझना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उसके कारण दूसरे मरीज के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24।